हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो कल का लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन थी डेटा की, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, उसको स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने बार डायग्राम्स को समझना स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में हम लोगों ने एक टाइप का, हम लोग कल वेरियस टाइप्स ऑफ बार डायग्राम सीख रहे थे। उसमें जो सबसे पहला टाइप था बार, सिंपल बार डायग्राम, उसको हम लोग कल के लेक्चर में पूरा कवर कर चुके थे। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो वेरियस टाइप्स ऑफ बार डायग्राम्स हैं, ठीक है, मैं बात कर रहा हूं वेरियस टाइप्स ऑफ बार डायग्राम, ठीक है। एक हम पहले कवर कर चुके हैं, नेक्स्ट 4 और हैं, उनको हम आज के लेक्चर में जानेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम का मतलब क्या? मैंने आपको बार डायग्राम समझाया था, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है, जहां पर क्या था कि किसी भी डेटा की, कोई भी डेटा हो हमारे पास, कोई भी वेरिएबल हो, उसकी कोई सिंगल वैल्यू हमारे पास हो, ठीक है। जब उसकी कोई सिंगल वैल्यू हो, उससे हम कोई कॉलम खड़ा कर दें, ठीक है, कोई कॉलम को बनाते हैं। सिंपल बार डायग्राम में यही था ना कि सिंगल कॉलम हो। भाई सिंगल कॉलम बनता था क्योंकि जो कोई भी डेटा है हमारे पास, कोई भी वेरिएबल है, उसकी सिंगल वैल्यू होती थी। जैसे अगर सभी बच्चे बैठे हैं तो सभी के नाम ले लिए मैंने, सॉरी नाम नहीं, कोई न्यूमेरिकल डेटा होना चाहिए बार डायग्राम के लिए। सभी की एज ले ली मैंने, ठीक है, सबकी हाइट ले ली मैंने, या फिर सबका वेट ले लिया भाई, ठीक है, या फिर सबके पॉकेट में मनी कितनी है वो ले ली मैंने। उसके अकॉर्डिंग मैंने सिंपल बार डायग्राम बना दिया। अब मल्टीपल बार डायग्राम उसी सिंपल का एक्सटेंडेड वर्जन है, जहां पर कोई भी वेरिएबल हो, उसकी 2 या 2 से ज्यादा वैल्यू हो। हम मेनली 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि मल्टीपल में जहां पर 1 या 1 से ज्यादा हो, एक या 1 से ज्यादा वैल्यू हो, 2 वैल्यूज की बात कर रहे हैं यहां पर। मतलब जैसे मैं बात करता हूं कि इस क्लास में अभी मेरे सामने 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, मुझे उनका मल्टीपल बार डायग्राम बनाना है। तो जो वेरिएबल हैं वो है तुम्हारे नाम, ठीक है, कुणाल है, साहिल है, अमनदीप है, हरमन है, मोहित है, एंड सो ऑन। जितने सारे बच्चे हैं उनकी 2-2 वेरिएबल, ये वेरिएबल है मेरे पास, ये सभी बच्चे, ठीक है, ये सभी बच्चे मेरे पास वेरिएबल है। इन बच्चों की 2-2 वैल्यू ले रहा हूं मैं। एक तो तुम्हारी एज ले रहा हूं और तुम्हारा वेट ले रहा हूं, ठीक है। एज की बात करता हूं तो ये भी न्यूमेरिकल डेटा है। वेट की बात करता हूं वो भी एक न्यूमेरिकल डेटा है, न्यूमेरिकली है ना वो भी, ठीक है, क्योंकि नंबर में काउंट करते हैं। किसी का 40, किसी का 50, किसी का 60, किसी का 70। एज तुम्हारी 15, 16, 14, 15, 17, 18, कुछ भी एज हो सकती है भाई, दोनों न्यूमेरिकल डेटा है। अब एक वेरिएबल के 2 डेटा है मेरे पास, दोनों न्यूमेरिकल डेटा है। इन दोनों को मुझे बार डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। याद रखना, मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होगा, किसी भी वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास होती है, ठीक है। जैसे एक इलस्ट्रेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। इलस्ट्रेशन में कुछ ईयर का डेटा दे रखा है, ठीक है, और उस ईयर में 31 से 40 का, 41 से 50 का, 51 से 60 का, 61 से 70 का, एंड सो ऑन। हमारे पास इन 10 सालों का, हर बार 10-10 साल का डेटा दे रखा है। हर बार इन 10 ईयर्स का हमारे पास, ये वेरिएबल है 10 ईयर्स मेरे पास, ये ईयर्स मेरे लिए वेरिएबल हैं। और इन वेरिएबल की 2 वैल्यूज दे रखी हैं कि इन 10 साल में बर्थ रेट कैसी थी और डेथ रेट वो कैसा था। पहले 10 साल में कहता है 46% तो बर्थ रेट था, 36% डेथ रेट था, ठीक है। आगे 45, 31, 40, 27, 42, 23, 41, 19, 37, 15, 32.5, 11.5, 22.5 और 7.3, ये हमारे पास इनकी वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की, मल्टीपल ईयर्स की, ठीक है। तो अब यहां पर जो हमारा डायग्राम है वो कैसे बनेगा, आप डायग्राम देखना बच्चे। डायग्राम बनाने का सिंपल सा तरीका, वही जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, अब मेरे पास क्या है, दोनों कॉमन रेट्स हैं, बर्थ रेट्स है, एक बर्थ रेट है और एक डेथ रेट है, दोनों रेट हैं, ठीक है। तो मैंने इसको हमारी वाई एक्सिस पर शो कर दिया, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हमारे मल्टीपल ईयर्स को शो कर दिया। अब मैंने आपको समझाया था ये कौन सा डायग्राम हमारे पास बन रहा है भाई, ये हमारे पास बन रहा है वर्टिकल बार डायग्राम,
ठीक है, जिसकी पोजीशन कैसी है, स्टैंडिंग पोजीशन है, स्लांटिंग पोजीशन नहीं है, झुकी हुई नहीं है, टेढ़ी नहीं है, ये खड़ी हुई पोजीशन है। और यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 2 ब्लॉक बन रहे हैं। बच्चे वैल्यू भी तो 2 हैं, ठीक है। पहले साल का देखना आप 31 से 40 का डेटा, उसी 31 से 40 में हमें शो करना है बर्थ रेट कितना है और डेथ रेट कितना है। एक को हम लोग शो कर देंगे किसी डार्क कलर में, एक को लाइट कलर में शो करने के लिए। ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है, 10 साल में। अब 10 साल में जो पहली बार था वो 46 था बर्थ रेट, तो ठीक है, जो हमारा डायग्राम बन गया वो 46 का बन गया, जो बार डायग्राम बना है वो 46 का बना है। उसके साथ में ही हमारे पास बना है 36% का डेटा, वो कितने का है, वो भी सेम ईयर का है। मतलब दोनों का बेस ईयर क्या है, कॉमन है। दोनों का जो बेस लाइन है दोनों का, या सभी ईयर्स का, या सभी हमारे पास जितने भी यहाँ पर कॉलम बन रहे हैं, जितने भी बार डायग्राम बन रहे हैं, सबका बेस क्या है, इक्वल है। 10-10 साल का गैप है सबके अंदर, हर 10 ईयर्स का है। ये तो नहीं है किसी में 5 साल, किसी में 8 साल, किसी में 12 साल, किसी में 15 साल, ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। ये कुछ क्वालिटीज थी और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम पहले ही सीख चुके थे कि सबका बेस इक्वल होता है, पर सबकी हाइट अलग अलग हो सकती है। और जो हाइट यहाँ पर अलग है, एक 46 है, एक 36 है, आगे 45 और 31 एंड सो ऑन। ये आपके लिए इजीली रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, जहां पर हम किसी भी वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज को बार डायग्राम की हेल्प से शो करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पास मल्टीपल बार डायग्राम कहलाते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का हमारे पास बार डायग्राम आता है जिसका नाम है सब डिवाइडेड बार डायग्राम और डिफरेंशियल बार डायग्राम्स। मतलब क्या, ऐसे बार डायग्राम्स जिनको हमने डिवाइड कर दिया है, सब डिवाइड किया है, ठीक है। अब नाम कुछ कहता है भाई सब डिवाइडेड या फिर डिफरेंशियल। अब आप लोग मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे बच्चे इस क्लास में, जिनको डिफरेंशियल का मतलब आसानी से पता होगा कि डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैं समझा देता हूं। यहां पर कहता है कि सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच साइमल्टेनियसली प्रेजेंट टोटल वैल्यू एज वेल एज पार्ट वैल्यू ऑफ सेट ऑफ डेटा। मतलब क्या, जो सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स है हमारे पास, वो क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल की टोटल वैल्यू को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो टोटल वैल्यू वेरियस सब वैल्यूज का टोटल होती है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो इस क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, 10 बच्चे बैठे हैं, उन सब की जेब में कुछ रुपए हैं, सबकी जेब में कुछ रुपए हैं, ठीक है, पर टोटल मेरे पास 100 रुपए है भाई। टोटल इस क्लास का मैंने काउंट किया है तो 100 रुपए है। यहां पर क्या किया, सबका जो सेट ऑफ डेटा क्या है, सबकी पॉकेट मनी ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, उनकी पॉकेट मनी कितनी है, 100 रुपीज। ये तो थी टोटल वैल्यू भी शो कर दी और उसको पार्ट्स में भी शो कर दिया। कुणाल के पास 5 रुपए, केशव के पास 10 रुपए, मोहित के पास 15 रुपए, हरमन के पास 25 रुपए एंड सो ऑन। यहां पर उस 100 रुपए की वैल्यू को पार्ट में भी बताया गया है, हिस्सों में बताया गया है और टोटल में भी बताया गया है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की वैल्यू को हम लोग कह देते हैं सब डिवाइडेड मतलब हिस्सों में बांटा गया है, उसको हिस्सों में बांटा गया है ना, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसीलिए तो नाम है सब डिवाइडेड, ठीक है। जैसा आपके सामने एक इलस्ट्रेशन है, यहां पर क्या दे रखा है बच्चे, इसमें प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन इंडिया ड्यूरिंग 2010-11 एंड 13-14 के जो अलग अलग सोर्स हैं हमारे पास बिजली प्रोड्यूस करने के, 2010-11 में, 2010-11 में और 13-14 में, वो डेटा हमें दे रखा है। ये हाइपोथेटिकल डेटा है बच्चे, अपने आप मनगढ़ंत डेटा है, कोई रियल डेटा नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक है। तो आप देखना, ईयर हमारे पास सबसे पहले है 2010-11 का, उसमें कहता टोटल प्रोडक्शन हमारे पास होती थी 110 की, जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी वो 110 किलोवाट की, 110 मिलियन किलोवाट की हमारे पास प्रोडक्शन होती थी। अब टोटल तो कितनी है, 110 है, पर वो 110 अब भाई थर्मल से कितनी मिल रही है हमें, जो हमारे पास डैम से उनसे कितनी मिल रही है, न्यूक्लियर पावर प्लांट से उनसे कितनी मिल रही है, एंड जो वेरियस सोर्सेज हैं उनसे कितनी मिल रही है। पर यहां पर उसने हमारे पास सिर्फ 2 टाइप की चीजें बता रखी हैं,
वो दो टाइप की चीजें कौन कौन सी हैं बच्चे? पहली तो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और दूसरी है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। दो टाइप का उसने टोटल को यहां पर डिवाइड कर रखा है। कहता है उस 110 के अंदर से जो 64 मिलियन किलोवाट की एनर्जी है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो थर्मल पावर स्टेशन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जो 46 मिलियन किलोवाट की एनर्जी है वो हमारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, कौन से? जो हमारे पास वाटर डैम्स होते हैं ना, जितने हमारे बांध होते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। अब 110 को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 46 प्लस 64 कितना हो गया? 110 हो गया। अगले साल फिर कहता है 11-12 में 72 और 49 वही टोटल 121, आगे 48 और 82 वही 130, एंड 51 एंड 89 140, ठीक है। कहता है वैल्यू को टोटल में भी शो किया गया है और उसको पार्ट्स में भी शो किया गया है। इस टाइप के डेटा को हम लोग क्या कह देते हैं? इस टाइप के जो डायग्राम्स बनेंगे हमारे पास उनको हम लोग कहेंगे सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स, ठीक है। अब इनको हम प्लॉट कैसे करते हैं पेपर के ऊपर वो देख लेना आप लोग। देखो भाई यहाँ पर क्या बच्चे, इसको आप देखना, यहाँ पर एक साइड तो उसने वाई एक्सिस पर ले लिया हमारे पास टोटल प्रोडक्शन को, ठीक है, जितनी प्रोडक्शन हो रही थी। अब टोटल प्रोडक्शन कितनी थी भाई? 120, 130, 140, 150 ऐसी थी ना बच्चे। अब उसमें क्या किया, नीचे उसने वाई एक्सिस पर हमारे जितने भी ईयर से उनको ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ बच्चे? उसके बाद ये हुआ कि जो टोटल वैल्यू थी, अब 2010-11 में टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई? 110 मिलियन किलोवाट की। तो डायग्राम कहां तक जाएगा? जो हमारा कॉलम होगा वो 110 की वैल्यू तक जाएगा। पर उस 110 में 46 का पार्ट किसका होगा? 46 का पार्ट है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, और 64 का किसका है? वो है हमारे पास किसका भाई? थर्मल पावर स्टेशन का। अब उस 110 को हम लोग दो हिस्सों में, कॉलम तो एक ही बनेगा, उसको हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया। जो ज्यादा 64 वाला उसको थोड़ा बड़ा कर लिया, जो छोटा था उसको थोड़ा कम कर लिया। उन दोनों को अलग अलग शेड प्रोवाइड कर दी, एक को डार्क शेड दे दी, एक को लाइट शेड दे दी। ये तीन टोटल ये टोटल वैल्यू बच्चे 3 हिस्सों में भी हो सकती थी, 4 में भी हो सकती थी, 10 में भी हो सकती थी। तब हमें क्या करना पड़ता? एक कॉलम को 10 हिस्सों में तोड़ना पड़ता। कॉलम तो एक ही बनता। जैसे मैं आपको बताता हूं, आप सब वीडियो देख रहे हैं और आप सब मेरे सामने बैठे भी हैं, तो आप लोग क्या कर लीजिए बच्चे, आप अपनी उंगली को देख लीजिए, ठीक है। आपकी उंगली एक टोटल वैल्यू दे रखी कि सर हाँ 3 से 4 इंच की उंगली है एक, ठीक है। अगर उसको पार्ट्स में देखें तो ये 3 हिस्सों में है। 3 जॉइंट दिखेंगे आपको, यहाँ पर 2 जॉइंट दिख रहे हैं, मतलब 3 चीजें हैं यहाँ पर। 3 उस उंगली के 3 छोटे छोटे हिस्से हैं। एक को अलग शेड में दे दिया, एक को अलग शेड में दे दिया, एक को अलग शेड में दे दिया, पर कॉलम तो एक ही बन रहा है, उंगली तो एक ही है। पर वो लाइन यहाँ पर जो हमें दिख रही है हमारे हाथ की रेखाओं में, उंगली की रेखाओं में, वो हमें 3 हिस्सों में दिख रही है ना। ये सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स के कॉलम भी कुछ इसी प्रकार से बनते हैं, ठीक है। और हमें शो करना होता है टोटल वैल्यू को, और टोटल वैल्यू का जो हमारे पास बार डायग्राम बनेगा, कॉलम बनेगा, उसको हम लोग पार्ट्स में भी शो कर देते हैं ताकि वो चीजें क्लियर हो जाए। पर इसमें एक चीज मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्या है? जब भी आप कोई कॉलम बनाओ तो याद रखना, जो आप कॉलम को डिवाइड करते हो 2 हिस्सों में, या जितने भी हिस्से होते हैं हमारे पास सब डिवाइड करते हो, तो याद रखना नीचे की साइड सब में कॉमन एक ही चीज लेना। जैसे नीचे सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भाई, ठीक है। ऊपर हम लोग क्या ले रहे हैं? थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तभी हम शो कर रहे हैं, ये नहीं है कि एक में नीचे कुछ और शो कर दिया, एक में नीचे कुछ और शो कर दिया, ठीक है, ऐसे नहीं, कॉमन लेना सबके अंदर। तो ये था हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम। उसके बाद हमारे पास आता है चौथा, जिसका नाम है परसेंटेज बार डायग्राम। अब जैसा नाम वैसा ही उसका भेष होगा भाई। परसेंटेज मतलब वैल्यू किस में होती है? परसेंटेज की फॉर्म में होती है, ठीक है। कहता है परसेंटेज बार डायग्राम्स आर दोज डायग्राम्स विच शोज साइमल्टेनियसली डिफरेंट पार्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ सेट ऑफ डेटा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब यहां पर उसने क्या किया था बच्चे सब डिवाइडेड में, कि उसने कुछ हिस्से दिखा दिए थे। यहीं पर भी सेम होगा, परसेंटेज बार डायग्राम में भी कुछ ऐसा ही होगा, पर यहां पर वैल्यू को दे देगा वो परसेंटेज की फॉर्म में। मान लो आपके पास यही डेटा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं पुराने वाले डेटा का ही, ठीक है। उसमें आप लोग समझ के चलना बच्चे, जैसे आपकी एक उंगली है, आप सबकी एक उंगली है, अब वो 100% की है, ठीक है। वो कितने परसेंट की है? 100% की है।
अब उसमें जो डिवाइडेड चीजें हैं, एक तो बहुत छोटी है, एक बहुत बड़ी है, एक बहुत छोटी है, एक बहुत बड़ी है। उस 100% का जो बड़ा हिस्सा है, जो हमारी उंगली का सबसे बड़ा हिस्सा है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा और एक बहुत छोटा है, ठीक है। पर सभी उंगलियां तो हैं 100% की, परसेंटेज तो सबकी बराबर होगी 100%। उस 100 में से एक तो 70% है, बाकी रेस्ट ऑफ पार्ट 30% है। दूसरी उंगली में देखा, एक में 20% है, रेस्ट ऑफ द पार्ट 80% है। एक में 10% है, रेस्ट ऑफ द पार्ट 90% है। कुछ भी हो सकता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखना, इलस्ट्रेशन देखना, आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या कहता है। देखो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडस्ट्रीज ओरिजिन का 2004-05 के प्राइजेस के अनुसार, और गिवन 2010-11 और 11-12 का डेटा है, आप उसको देखना भाई। तो देखो अब उसने हमें क्या शो कर दिया भाई, उसने हमें बताया है, देखो एक चीज आपको एग्जांपल समझाने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं भाई। हमारी जितनी भी इकोनॉमी है, जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो 3 हिस्सों में बटी होती है। उसके अंदर मेनली 3 सेक्टर होते हैं। 3 सेक्टर मिलके ही इकोनॉमी बनाते हैं। अब वो 3 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरेस्ट्री सेक्टर, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे सर ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, टेरेस्ट्री सेक्टर क्या होगा, सेकेंडरी सेक्टर क्या होगा? याद रखना, जितनी भी चीजें, जितने भी काम, अब इकोनॉमी में क्या होता है? काम होते हैं भाई, जहां से हम लोग अपनी अर्निंग अर्न करते हैं। हर वो जगह जहां से हम कुछ लेन देन या कुछ कमा रहे हैं, कुछ सेल परचेज कुछ भी कर रहे हो, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग एक सेक्टर के अंदर मानते हैं। जैसे आप लोग, एक किसान एक खेत में खेती करता है, किसान खेत में खेती करता है, वो नेचुरल काम कर रहा है एक, ठीक है, वो नेचर के साथ काम कर रहा है। ऐसे सेक्टर जो जमीन से जुड़े होंगे या नेचर से जुड़े होंगे, उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे प्राइमरी सेक्टर के अंदर। वो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, उसमें कुछ और काम नहीं होगा, प्राइमरी वर्क्स वही है हमारे, ठीक है। हमारे देश का प्राइमरी सेक्टर यही एग्रीकल्चर सेक्टर। हम कब से, शताब्दियों से हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करते आ रहे हैं, आप सब जानते हैं इस बात को। तो हमारा देश एक एग्रीकल्चर कंट्री है, ठीक है। पर कहता है कि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? वो सब काम जो मशीन्स की हेल्प से होते हो, मशीनरी की हेल्प से होते हो, फैक्ट्रीज का, प्रोडक्शन का, इंडस्ट्रीज का, ये सब किसके अंदर आएंगे? ये सब आएंगे आपके जो सेकेंडरी सेक्टर का है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं कुछ गुड्स, ठीक है। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा, आप अकाउंट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, द वर्ड गुड्स एंड सर्विसेज सुना है ना सभी ने। गुड्स तो हमें मिलती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से, खेत से गुड्स निकलेंगी, अनाज निकलेगा, ठीक है, लकड़ी निकलेगी, गुड्स बनती है वो सारी हमारे पास। फैक्ट्री से भी गुड्स निकलती हैं। अब द वर्ड आया सर्विसेज। सर्विसेज होता है बच्चे सेवाएं देना, ठीक है। ये वो सब काम जिनमें कुछ सेवाएं मिलती हों, सर्विसेज मिलती हों, ठीक है, वो सब आती हैं टेरेस्ट्री सेक्टर के अंदर, ठीक है। जैसे आप स्कूल में आते हैं, मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन दे रहा हूँ, आप एजुकेशन सुन रहे हैं, क्या यहाँ पर किसी को एजुकेशन दिखाई दे रही है? क्या आपने एजुकेशन को टच किया यहाँ पर? उसको सिर्फ फील किया आपने। आप बैंक में गए, बैंक वाला आपको बैंकिंग सर्विसेज दे रहा है, क्या आपने उन सेवाओं को देखा? नहीं देखा। आपने उनको टच किया? नहीं टच किया, इंटेंजिबल है, ठीक है। आगे भाई आप लोग हॉस्पिटल में गए, क्या डॉक्टर आप अपने दिमाग में जो सोच रहा है कि ये दवाई देनी है मुझे, उसे ये इंजेक्शन लगाना है, ऐसे ऐसे लगाना है, इस जगह लगाना है, क्या आप उसको देख पा रहे हैं भाई? आप सोच पा रहे हैं उस चीज को कि डॉक्टर क्या सोच रहे हैं? नहीं, वो तो अपने ज्ञान के अनुसार आपको सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है। आपको मसाज करानी है, आपको मालिश करवानी है, आपको कुछ भी करवाना हो, बच्चे घर के काम करवाने, वो सब क्या है? वो सब सेवाएं हैं जिनको आप देख नहीं पाते। इन सब एक्टिविटीज को हम लोग कहाँ इंक्लूड करते हैं? ये सब आती हैं हमारे पास टेरेस्ट्री सेक्टर के अंदर, ठीक है। देखो टॉपिक था कुछ और मैं पहुंच गया कुछ और, पर एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी था, ठीक है। और आपने समझ लिया प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है। अब कहता है यहां पर देखना आप एग्जाम्पल में कि 2010-11 और 11-12 का डेटा है हमारे पास। कहता है 2010-11 में जो हमारे पास जितना भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जितना भी आउटपुट हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है, प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा दे दिया, टेरेस्ट्री का दे दिया,
सेकेंडरी का दे दिया, उसका सेकेंडरी का दे दिया। 2010-11 में हमारे पास उसने तीनों सेक्टर का डेटा दे दिया, ठीक है। पहले साल 2010-11 में प्राइमरी से कितना मिला, 8,22,415, ठीक है। आगे सेकेंडरी में कितना मिला, 12,84,911, टेरेस्ट्री में कितना मिला, 28,29,650। तो एक साल में ये तीन सेक्टर्स ने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, कुछ आउटपुट प्रोड्यूस किया है। तो इन तीनों का टोटल बनता है 100%। तीनों का टोटल कितना बनता है बच्चे, 100% है। उस 100% में आप लोग सिर्फ जनरली सोच के बताना, बिना कैलकुलेशंस किए, जनरली देख के बताना कि सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, 28 लाख की है। मतलब 28 लाख की अगर वैल्यू है तो अगर हमारे पास 100% डेटा है तो उसमें हमारे पास 28 लाख वैल्यू है। तो अगर हमें 28 लाख का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, 28 लाख डिवाइड बाय टोटल कर देंगे। डिवाइड बाय टोटल कितना था हमारे पास, 49,37,000, क्योंकि तीनों का टोटल है ना वो, इनटू में 100। तो 28 लाख का परसेंटेज निकलाएगा कि ये इस टोटल का कितना परसेंटेज है। सेम केस 12 लाख का, 12 लाख डिवाइड बाय 49 लाख डिवाइड इनटू 100, तो उस 12 लाख का परसेंटेज हमारे पास आ जाएगा। सेम केस प्राइमरी के साथ 8 लाख डिवाइड बाय 49 लाख इनटू 100, उसका परसेंटेज आ जाएगा। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं बच्चों, देखो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखना, यहीं पर सॉल्यूशन में जो पहले साल था 10-11 में, जो प्राइमरी सेक्टर था 8 लाख, वो 100% का रिप्रेजेंटेशन बना 16%, 16.66% बना ना। सेम सेकेंडरी का बनता है 26.3, टेरेस्ट्री का बनेगा 57.31। अगर इन तीनों को टोटल कर दिया तो कितना बन गया हमारे पास, 100% बन गया भाई, ठीक है। आप ये कंफ्यूज मत होना इस चीज में कि सर यहाँ 49 लाख बना है, आगे 58 लाख बन रहा है, फिर 1 करोड़ बन रहा है, फिर 1 लाख बन रहा है, कि सर 100% किसको माने, तीनों के टोटल, जो भी टोटल तीनों का, जितने भी सेक्टर हो हमारे पास, जितने भी कॉमन चीजें हो, सबके टोटल को हम लोग क्या मान देंगे, 100% मानेंगे। उसमें जो वैल्यूज होंगी उनको हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप वो देखना है। यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का तरीका देखो, यहाँ पर उसने 2 साल का डेटा है, वाई एक्सिस पर हमारे पास क्या है, जो प्रोडक्शन हुई है, ठीक है। प्रोडक्शन कितनी, 100% तक की, ठीक है। हमारे पास जो एक्स एक्सिस है वहां पर ईयर्स है। अब कॉलम कितने बनेंगे, 2 कॉलम बनेंगे, पहला कॉलम और दोनों के कॉलम सेम बनेंगे 100% तक के, क्योंकि दोनों का टोटल कितना है, 100% है। पर उस एक कॉलम का जो 100% है उसको कई हिस्सों में बांट दिया। एक 16% को देखना वो डार्क ब्लू है, फिर 26% को देखना वो लाइट ब्लू है, और फिर 57 को देखना वो और ज्यादा लाइट ब्लू है, ठीक है। उसी कॉलम को उसने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग। दूसरा कॉलम भी कुछ इसी प्रकार का है। तो इस प्रकार के बार डायग्राम्स बनेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको कहेंगे हम लोग परसेंटेज बार डायग्राम्स कहेंगे भाई, ठीक है। आप लोग आगे देखना, एक आपके इलस्ट्रेशन और है, उसने हमें दे दिया भाई रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा। सॉरी, हमारे पास ये बच्चे क्या है, ये हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम है जिसका नाम है डेविएशन बार डायग्राम। क्या नाम बच्चों, डेविएशन बार डायग्राम। अब ये डेविएशन बार डायग्राम क्या होता है, कहता है डेविएशन बार डायग्राम आर यूज्ड टू कंपेयर नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। कहता है जहां पर हम लोग टाइम और लोकेशन के अनुसार अलग अलग प्रकार के डेटा को, सॉरी एक ही प्रकार के डेटा को हम लोग टाइम और लोकेशन के हिसाब से कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं, उस टाइप के बार डायग्राम को हम लोग क्या कहेंगे, डेविएशन बार डायग्राम कहेंगे। आप इलस्ट्रेशन देखना, आप तब समझ पाएंगे क्या होता है। वो कहता है कि आपके पास डेविएशन वैल्यूज दे रखी हैं फॉलोइंग डेटा की, ईयर्स दे रखे हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, और उनमें जो सेविंग्स थी या फिर डेफिशिएट था हमारे पास, सेविंग हुई है जितना हमने पैसा जमा किया है या फिर जितना हमें नुकसान हुआ है, डेफिशिएट, उनको दिखा रखा है। 2009 में मैंने, कहता है कि 30 रुपए की सेविंग्स की है मैंने। 2010 में मुझे 20 रुपए का घाटा हुआ है,
आगे 2011 में मुझे 10 रुपए का फायदा हुआ है, सेविंग की है मैंने। 2012 में 15 रुपए की सेविंग की है। 13 में -25 का घाटा हुआ है, फिर 20 का फायदा हुआ, मुझे 20 की सेविंग्स की है मैंने। अब डायग्राम बनेगा, आप लोग देखना यहाँ पर बार डायग्राम इसका। डायग्राम पे आप सबको पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं, और हम लोग हमेशा हाफ डायग्राम बनाते हैं ना बच्चे। दूसरी साइड क्या होता है जो हाफ बनाते हैं, वो हम हमेशा बनाते हैं पॉजिटिव साइड का। उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, हमेशा नेगेटिव साइड होती है। तो यहाँ पर नेगेटिव किसकी है बच्चे, ईयर्स की तो नेगेटिव है नहीं यहाँ पर, तो नेगेटिव किसकी है, सिर्फ जो हमारे पास सेविंग्स थी और डेफिसिट की थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ईयर्स है वो बेस ईयर बेस पॉइंट बन चुका है हमारा एक्स एक्सिस पर, और जो वाई एक्सिस पे हमारा पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है। आपको 2009 में 30 रुपए का सेविंग किया आप लोगों ने, आपने उसका डायग्राम प्लॉट कर दिया, कॉलम प्लॉट कर दिया। 2010 में आपको -20 का घाटा हुआ, डेफिसिट हुआ, नुकसान हुआ, आपने उसको माइनस की साइड उसको लोकेट कर दिया, लोकेशन के अनुसार कर दिया। लोकेशन कहाँ थी उसकी, माइनस में थी। पहले की लोकेशन कहाँ थी, पॉजिटिव में थी। तो इसी चीज के अनुसार जो पॉजिटिव में है कॉलम वो पॉजिटिव की साइड बन जाएंगे, जो नेगेटिव में है वो नेगेटिव की साइड बन जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये था आपके पास आपका डेविएशन बार डायग्राम था। और इसी टॉपिक के साथ जो आपके बार डायग्राम थे, वेरियस टाइप्स ऑफ बार डायग्राम थे, वो यहाँ पर खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आएगा पाई डायग्राम या फिर सर्कुलर डायग्राम्स आएंगे, जिनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।